नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहा है। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बताते चले कि एक्शन मोड में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर दिख रहे हैं और औचक निरीक्षण पर निकले हैं। मंत्री दिलावर सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। सांगानेर और वाटिका में स्कूलों का जायजा ले रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इन दिनों काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और निरीक्षण करने के लिए सीधे स्कूलों में पहुंचे हैं। औचक निरीक्षण के लिए वो सांगानेर और वाटिका में स्कूलों का जायजा ले रहे हैं। ये तस्वीरें भी देखिए कि क्लासरूम में जाकर अभ्यर्थी छात्रों से बात कर रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं, उनसे हैंडशेक कर रहे हैं और यहां तक कि स्कूल टीचर से भी बातचीत कर रहे हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता लवली जुड़े हुए हैं। लवली, मदन दिलावर साहब काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, चाहे वो धर्म में शिक्षण संस्थानों में, चाहे वो धर्म का मुद्दा हो या फिर शिक्षा को लेकर कोई भी मसला हो, उस पर एक्शन लेने की बात हो या कोई भी आगे फर्दर स्टेप की बात हो। लवली, देखिए, बिल्कुल मदन दिलावर जो हैं वो अपनी इसी कार्यप्रणाली के लिए जाने जाते हैं। संघ के चहेते चेहरे के तौर पर उनकी शिक्षा मंत्री के रूप में एंट्री हुई है राजस्थान की नई जो सरकार बनी है भाजपा की, और इसी अंदाज के लिए जाने जाने वाले मदन दिलावर फील्ड में एक्टिव भी नजर आते हैं, चाहे वो कोटा के दौरे पर हो, चाहे वो अपने क्षेत्र रामगंज मंडी के दौरे पर हो, चाहे वो जयपुर के दौरे पर हो। देखिए, कल विधानसभा का सत्र खत्म हुआ है, आज कई मंत्री जो है वो फील्ड में नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन मदन दिलावर फील्ड में नजर आ रहे हैं, एक्टिव नजर आ रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं, अभिभावकों से मिल रहे हैं, टीचर्स से बात कर रहे हैं, उनकी समस्या जान रहे हैं, जहां गलती की गई है वहां पर उन्हें उनके अधिकारियों को भी डांट फटकार भी कर रहे हैं। मदन दिलावर की यही कार्यप्रणाली जो है वो संघ और भारतीय जनता पार्टी में उन्हें चहेते कार्यकर्ता के रूप में जगह देती है और इसीलिए उन्हें शिक्षा विभाग जैसा महत्वपूर्ण महकमा दिया गया है जो राजस्थान के संघनिष्ठ कार्यकर्ता को ये दिया जाता रहा है। ठीक है लवली, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो औचक निरीक्षण पर निकले हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, चाहे वो बात करने की बात हो या फिर एक्शन लेने की बात हो, कहीं भी पीछे नहीं रहते हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। और अब खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि संसद भवन परिसर की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। दरअसल संसद की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ के 144 जवानों को भी शामिल किया गया और सीआईएसएफ संसद भवन में जाने वाले हर शख्स की खास ड्रिल के तहत चेकिंग कर रही है। एयरपोर्ट की सुरक्षा की तर्ज पर संसद भवन के एंट्री पॉइंट पर चेकिंग की जा रही है। संसद के अंदर ले जाए जा रहे हर सामान को भी स्कैनर से चेक किया जा रहा है, क्योंकि वो दिन याद करिए 13 दिसंबर का, जब संसद भवन के आगे 3 शख्स, एक शख्स बेल के अंदर घुस गया था और 2 उसके साथी बाहर कलरफुल रंग से कोई एक केमिकल मटेरियल उड़ा रहे थे। हालांकि तीनों को गिरफ्तारी हो गई थी और अब जब बजट सत्र की शुरुआत हो रही है संसद में, तो अलर्ट मोड पर, ज्यादा अलर्ट मोड पर है संसद भवन। और दिल्ली बजट से पहले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का बड़ा बयान सामने आया है। सीपी जोशी ने कहा है कि बीजेपी की सरकार है, पीएम मोदी ने हर वर्ग के लिए बेहतर काम किया है, इस बार भी बजट अच्छा होगा, गरीब, किसान, महिला, युवाओं सबके हित में केंद्र सरकार काम कर रही है। अब तक के सभी बजट अच्छे रहे हैं, आगे भी अच्छे रहेंगे। वहीं सीपी जोशी ने ईआरसीपी को लेकर क्या कुछ और कहा है वो आपको सुना देते हैं। देखिए, इस बजट में से ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से इस राष्ट्र के उत्थान के लिए, उन्नति और प्रगति के लिए जो काम हुए हैं वो अविस्मरणीय है, अद्भुत। जो 60 वर्षों में कोई सरकारें नहीं कर पाई, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किया है। चाहे गरीब कल्याण हो, चाहे युवा की और महिला सशक्तिकरण हो, चाहे किसान के चेहरे पर खुशहाली लाना हो, चाहे हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए वो काम हुआ है। और आज का बजट ही नहीं, आने वाले समय में भी 2024 के बाद भी 2047 तक का भारत कैसा हो, विकसित भारत का संकल्प, आने वाले जब भारत आज़ादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, जब दुनिया का सिरमौर बनेगा, इस ध्येय के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी काम करेंगे। अजमेर से बड़ी खबर आ रही है। जेएलएन अस्पताल में पार्किंग को लेकर हंगामा हो गया है। दरअसल मरीज के परिजन की गाड़ी की हवा निकाल दी गई है। हवा निकलने को लेकर भारी हंगामा हुआ है। जेएलएन अस्पताल के सामने ये भारी हंगामा हुआ है। मरीज के परिजनों ने अवैध वसूली का आरोप भी लगाया है। अधिक रुपए नहीं देने पर हवा निकाल ली गई है, ऐसा आरोप लगाया गया है। पार्किंग को लेकर हमेशा यहां पर विवाद खड़ा हो जाता है।
राजस्थान के बाड़मेर से पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह, उनके बेटे और ड्राइवर को गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। मानवेंद्र सिंह, उनके बेटे और ड्राइवर को अलवर से गुरुग्राम शिफ्ट करने के लिए पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया है और वहीं मानवेंद्र सिंह की पत्नी चित्रा सिंह के शव को एम्बुलेंस के जरिए जोधपुर भेजा गया है। बता दें कि अलवर के नौगांव थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम को भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में बाड़मेर के पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल और उनके बेटे घायल हो गए, जबकि उनकी पत्नी की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि दिल्ली से जयपुर आ रहे मानवेंद्र सिंह की कार नौगांव के पास एक पुल की दीवार से टकरा गई, जिससे उसमें सवार सभी लोग घायल हो गए। घायलों को अलवर के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक विक्रांत सोलंकी ने मानवेंद्र सिंह की पत्नी चित्रा सिंह को मृत घोषित कर दिया। मानवेंद्र सिंह जी और उनके जो परिवार के सदस्य थे और ड्राइवर था, वो सीधे हॉस्पिटल, सोलंकी हॉस्पिटल आए थे और ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उनको पास हॉस्पिटल गुरुग्राम भेजा गया और जो भी यहाँ पे इलाज हो सकता था वो तत्परता से किया गया है। और यहाँ पे हमारे चिकित्सक भी देख रेख में और चिकित्सक साथ में गए और उनको पूरा फॉलो करते रहेंगे और देखते रहेंगे। पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह की पत्नी चित्रा सिंह का शव जोधपुर लाया गया है। जोधपुर स्थित मानवेंद्र सिंह के फार्म हाउस पर शव को रखा गया है, जहां पर 1 फरवरी को शव का अंतिम संस्कार कराया जाएगा। जानकारी के अनुसार पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल की बेटी हर्षिनी कंवर के बेटे के इटली से लौटने के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं जोधपुर में समाज के लोग और रिश्तेदार उनके आवास पर जुट रहे हैं। बता दें कि मंगलवार शाम एक भीषण सड़क हादसे में पूर्व सांसद की पत्नी की मौत हो गई थी। वहीं मानवेंद्र सिंह जसोल और उनके बेटे घायल हो गए, जिसके बाद घायल पिता पुत्र को गुरुग्राम इलाज के लिए शिफ्ट किया गया। अगली खबर कैरथल से है, जहां मुंडावर के पीपली गांव में सरकारी स्कूल के पीटी टीचर द्वारा बच्चे को बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चे के पैर पर डंडे के निशान दिखाई दे रहे हैं। बच्चे के पिता जब स्कूल में शिकायत करने पहुंचे तो पीटी टीचर उससे भी झगड़ा करने लगा। साथ ही दोनों के बीच काफी बहस हो गई। मामला बिगड़ता देख स्कूल के स्टाफ ने आकर मामला शांत कराया। वहीं बच्चे के साथ मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। और खबरों में आगे बढ़ते बताते चलें कि उदयपुर से इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि व्यापारी से फिरौती मांगने का मामला आया है सामने। 2 लाख की फिरौती व्यापारी से मांगी गई है, ऐसा आरोप व्यापारी के द्वारा लगाया गया है। पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज करा दिया है। व्हाट्सएप कॉल पर धमकाने का आरोप भी मिला है। पैसे नहीं देने पर दुकान में तोड़फोड़ करने की धमकी मिली है। व्यापारी को 2 लाख रुपए मांगे गए हैं। व्हाट्सएप कॉल पर धमकी दी गई है और साफ तौर पर यह बोला गया है कि अगर पैसे नहीं दोगे तो दुकान नहीं बचेगी। अब मामला दर्ज करा दिया गया है। कल पेश होने वाले अंतरिम बजट से देश के लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। श्रीगंगानगर में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार बजट में पेट्रोल डीजल के दाम कम करेगी। पेट्रोल पंप डीलर्स के साथ साथ उपभोक्ता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का हवाला देते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने की उम्मीद जता रहे हैं। कल पेश होने जा रहे अंतिम बजट को लेकर हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा उपभोक्ता और पेट्रोल पंप डीलर से खास बातचीत की है। कल 1 फरवरी को केंद्र सरकार के द्वारा अंतरिम बजट पेश किया जा रहा है। कल पेश किए जा रहे अंतरिम बजट को लेकर विभिन्न वर्गों की विभिन्न उम्मीदें बनी हुई हैं। अभी हम श्री गंगानगर के पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हैं। हम यहाँ के कुछ लोगों से भी बात करेंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं श्री गंगानगर पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष आशुतोष गुप्ता जी से। आशुतोष जी, क्या उम्मीद लग रही है? कल बजट आ रहा है, हम पिछले काफ़ी समय से लड़ाई लड़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी को लेकर, और ये वो पेट्रोल पंप है जहां पर अब लगभग जो पेट्रोल की जो डीजल की बिक्री है वो लगभग ना के बराबर हो गई, क्योंकि पड़ोसी राज्य पंजाब में पेट्रोल तकरीबन 15 रुपये तो डीजल तकरीबन 10 से 11 रुपये प्रति लीटर तक सस्ता मिल रहा है। हमारे साथ कुछ उपभोक्ता मौजूद है। कल साहब बजट आ रहा है, कुछ उम्मीद है? हाँ, उम्मीद करते हैं। क्या उम्मीद करके रख रहे हैं सर? डीजल के रेट कम हो जाए, पेट्रोल डीजल के रेट। हम आशुतोष जी आपसे जानना चाहेंगे कि यदि रेटें कम होती हैं या केंद्र सरकार कम नहीं कर पाती है तो क्या अभी भी कोई ऑप्शन अवेलेबल है राजस्थान सरकार की तरफ से? नहीं, राजस्थान सरकार तो फिर वैट कम कर दे। जो वैट पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वैट राजस्थान सरकार की। दूसरा, रोड सेस इन्होंने लगा रखा है 1.5 रुपये
लीटर पेट्रोल पे, ₹1.25 डीजल पे, वो कम करे। तीसरा, जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका पूल काउंट बनाए। पूल काउंट अगर ये ट्रांसपोर्टेशन का कर देंगे तो भी 3-4 रुपये लीटर का पूरे राजस्थान में फ़र्क पड़ जाएगा। 4-5 रुपये ये कम कर दे, 9 रुपये उड़ गए, ख़त्म स्टोरी। फिर पंप चलेंगे। नहीं लगाए जीएसटी, मान लो पहली बार ऐसा होगा नहीं ना सर। जब मोदी जी ने गारंटी दी है तो जीएसटी में लाएंगे जीएसटी में या पड़ोसी राज्यों के बराबर हमारा करेंगे। हमें मोदी जी पे पूरा विश्वास है। और अगर मोदी जी की बात। और वहीं डूंगरपुर जिले में एक साल में 337 शिशुओं की अलग अलग कारणों से मौत हो गई, यानी हर 28 घंटे में एक शिशु की मौत हो रही है। मरने वाले ये बच्चे 0 से 11 महीने के मतलब 1 महीने से लेकर 11 महीने के हैं। बता दें कि डूंगरपुर जिले में साल 2023 में कुल 23,552 महिलाओं की अलग अलग अस्पतालों में डिलीवरी हुई, जिनमें 9,712 डिलीवरी डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के एमसीएच में हुई है। बच्चों की मौत पर डॉक्टरों का कहना है कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसमें निमोनिया, डिहाइड्रेशन, गर्भवती महिलाओं में खून की कमी, कुपोषण और समय पर इलाज नहीं मिल पाना। वहीं शिशुओं की मौत पर रोकथाम को लेकर विभाग की ओर से मॉनिटरिंग के साथ साथ कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। करीब 245 बच्चों की मृत्यु हुई है जो 0 से 11 माह के बीच में थे। बच्चों के अंदर इस एज ग्रुप में डेथ का जो कारण होता है वो निमोनिया और डिहाइड्रेशन रहता है। हाँ, पोषण की वजह से बच्चा कमजोर पैदा होता है। इसके लिए भी हमारी जो एमसीएच डे बनाए जाते हैं, टीकाकरण दिवस, उस दिन माताओं की काउंसलिंग की जाती है और उनको जो संतुलित आहार के बारे में उनको आशा और एएनएम द्वारा जानकारी दी जाती है। आपको अजमेर से भी बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी भाई बहन को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद दोनों को अलवर के डिटेन सेंटर भेज दिया गया है। दोनों ने भारत में अवैध रूप से घुसपैठ कर अपना आईडी कार्ड बनवाया था। गिरफ्तार भाई बहन का कहना है कि दोनों पहले भी फर्जी तरीके से भारत में आ चुके हैं। बांग्लादेश और इंडिया दोनों बॉर्डर के बीच कई एजेंट वहां रहते हैं, जिनके जरिए वो भारत पहुंचे। पकड़े गए भाई बहनों ने यह भी बताया कि वह बांग्लादेश के जिला मुंशीगंज के रहने वाले हैं और दलाल को 15,000 रुपए देकर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पार किया। इससे पहले भी काम की तलाश में वे बांग्लादेश से अजमेर पहुंचे थे, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण वह वापस लौट गए थे। अजमेर के भाजपा जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने कई बार जिला पुलिस और इंटेलिजेंस को दरगाह के साथ ही अजमेर के अलग अलग इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठ होने की शिकायत दर्ज कराई थी। अब सरकार बदलने होने के बाद इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। और खबर झुंझुनू से है, जहां पिलोद गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के मामले को लेकर ग्रामीणों का विरोध जारी है। ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए अपने बच्चों को स्कूल में भेजना बंद कर दिया। विरोध जता रहे ग्रामीणों ने बताया कि गांव की मेघवाल बस्ती में 2003 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोला गया था। यह स्कूल सामुदायिक भवन में चल रहा है, जिसे 2020 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कर्मोन्नत कर दिया गया। स्कूल के पास स्वयं का भवन नहीं होने से अभी तक सामुदायिक भवन में ही विद्यालय संचालित हो रहा है, और जिस वजह से गुस्साए परिजनों ने अब अपने बच्चों को स्कूल में जाने से रोक दिया है। 2003 से वैकल्पिक विद्यालय के रूप में खुला ये विद्यालय 2020 में 8वीं तक हो गया। यहाँ हमारे सामुदायिक भवन में 5 मकानों में ये चल रहा है। पिछले दिनों एसएफसी में भी एक मकान यहाँ बना है पंचायत समिति सूरजगढ़ द्वारा। अब विद्यालय के मिडिल होने के बाद में भवन स्वयं का नहीं है। इसके लिए किसी डोनेटर ने ज़मीन दान दी थी, जो कि हमारे मोहल्ले से 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर पड़ती है और हमारे बच्चे वहाँ सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि इस विद्यालय को यहीं पर या 4 दीवारी के अंदर ही ज़मीन डोनेट करके यहीं पे मकान बनवाने की व्यवस्था करें, जिससे कि विद्यालय यहीं चलता रहे और 60-70 बच्चों का भविष्य वो अंधकारमय न हो।
और कोटा के बोरखेड़ा थाना इलाके में चोरों ने एक सूने मकान पर धावा बोलकर अलमारी से सोने और चांदी के जेवरात चुराने की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यही वो चोर है जो जाता हुआ आपको दिख रहा है तस्वीर में। सीसीटीवी में संदिग्ध युवक भागता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल घर के मालिक 28 जनवरी को एक शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली गए हुए थे। जब वे लौटे तो उन्होंने घर की खिड़की टूटी हुई मिली, साथ ही करीब 8 लाख के कीमती जेवरात गायब मिले। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो यहाँ पे देखा तो क्या कहते हैं, अंदर आए, बाहर का ताला नहीं टूटा हुआ था, ऊपर से आए थे वो और वो ताला तोड़ने की कोशिश करी पर ताला नहीं टूटा। फिर उन्होंने हमारे किचन की खिड़की पूरी तोड़ के उसमें से अंदर घुसे। क्या क्या ले गए वो? मेरे 5 तोले का तो हार था, हाँ। एक 1.5 तोले की झुमकियाँ थी, एक 2 तोले के मेरे वो नाक की, और करीबन कितने का सामान था आपका? वो 8 से 7-8 लाख का सामान था मेरा। और अगली खबर अलवर से है, जहां एक व्यापारी से मारपीट और लूटपाट का मामला भी सामने आया है। हमले की इस वारदात को बीती रात अंजाम दिया गया। पीड़ित व्यापारी के भाई संजय ने बताया कि उसके भाई मोहन कुमार की चूड़ी मार्केट में फास्ट फूड की दुकान है और वह दुकान बंद करके अपने घर दीवान जी का बैग लड्डू खास की बगीची में आ रहा था। तभी स्कीम नंबर 10 में वहां रहने वाले कुछ लोगों ने उससे मोबाइल मांगा और उसके बाद उससे 1000 रुपए मांगे। उनको पैसे ना देने पर 3 लोगों ने उस पर लाठी डंडों के साथ बुरी तरह मारपीट की और जिससे पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया। सर, हम लड्डू खास की बगीची दीवान जी का बाग, जो कि मेरा भाई घर से आ रहा था काम पर से, तो उसको रास्ते में रोककर उससे पहले तो मोबाइल मांगा है। मोबाइल मांगने के बाद में उसने मोबाइल उसको दे दिया। उसके बाद में उसने 1000 रुपये उससे मांगे। 1000 रुपये नहीं देने पर उसके मोबाइल तोड़ दिया। मोबाइल तोड़ने के बाद में उसकी जेब में 25,000 रुपये थे, उसने उससे वो छीन लिए और उसके पास उन्होंने लाठी डंडों और लात घूसों से उन्होंने मतलब वार कर दिया उनके ऊपर। और दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत को अभी भी कड़ाके की ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। माना यह जा रहा है कि अभी सर्दी का सितम जारी रहेगा और अब बर्फबारी और बारिश का भी अटैक देखने को मिलेगा। दिल्ली एनसीआर में ठंड ने करीब 13 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 13 साल के बाद दिल्ली में जनवरी महीने में दिन और रात इतनी ठंड पड़ी है। दिल्ली में आज भी सुबह सुबह घना कोहरा छाया हुआ और धूप के कम ही निकलने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों जहां हल्का कोहरा और दिन में आसमान साफ होता था, वहीं पिछले 2 दिनों से घना कोहरा और आसमान में धुंध भी छाई रहती है। ऐसे में विजुअलिटी काफी कम हो गई है। सड़क पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है और कई उड़ानें और ट्रेनें घंटों लेट लतीफी का शिकार हो गई हैं। आप देख सकते हैं, ये हमारे पीछे नई दिल्ली का इलाका है, किस तरीके से यहाँ पर कोहरा छाया हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने एक और अलर्ट जारी किया है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में आज हल्की बारिश हो सकती है और यदि ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में दिल्ली में कड़ाके की ठंड बढ़ना और तय है। यही नहीं, मौसम विभाग ने 4 फरवरी तक अलर्ट जारी किया है। इसमें उत्तर भारत के कई मैदानी और पहाड़ी इलाके हैं जहां पर बर्फबारी और बारिश की आशंका जताई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। और वहीं पूरा शीतलहर से पहाड़ी इलाका भी अछूता नहीं है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक बर्फ की चादर बिछी हुई है। हिमाचल प्रदेश में बुधवार यानी कि आज और कल के लिए बारिश और बर्फबारी के ऑरेंज अलर्ट के बीच बर्फबारी शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके बर्फ से लदे हुए हैं। शिमला के पास चराबड़ा में बर्फबारी शुरू हो गई है। शिमला के नरकंडा, लाहौल के केलांग में बर्फबारी हो रही है। पांगी में बर्फबारी के बाद लोग अपने घरों में दुबके नजर आ रहे हैं।
बर्फबारी और बारिश ने किसानों बागवानों को संजीवनी देने का काम किया है, तो वहीं मनाली के अटल टनल सहित आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर भी शुरू हो चुका है। कांगड़ा घाटी और चंबा जिले में लंबे अरसे के बाद राहत की फुहार बरस आ रही है और रात में घाटी में बर्फबारी हुई है। सुबह हल्की बारिश हो रही है। धर्मशाला में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। और अगली खबर की तरफ रुख करते हुए बताते चलें कि अलवर जिले के कठूमल, लक्ष्मणगढ़ सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरा और सर्दी का असर दिखाई दे रहा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम होने के चलते वाहन चालकों को धीरे धीरे गाड़ी चलानी पड़ रही है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पारा और भी गिरेगा। और बात अगर सीकर जिले की भी कर ले तो वहां पर भी आज का मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। जिले में सुबह सुबह कई इलाकों में मावठ का दौर शुरू हो गया। जिले के फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ सहित आसपास के कई गांवों में सुबह सुबह बारिश हुई। मौजूदा सीजन में पहली बार बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए। हालांकि बारिश के बाद सर्दी का असर बढ़ेगा और घोरा कोहरा भी लोगों को परेशान करेगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन हल्की बारिश का अनुमान जताया है और इसके बाद सर्दी का अलर्ट भी जारी किया है। और इन तमाम खबरों